हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉट जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान की अनुसूची। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है पॉलिटी सब्जेक्ट से लिया गया है और इस टॉपिक से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आप इस वीडियो को एक बार देखिए और इससे आने वाले सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो इस टाइम संविधान में कुल 12 अनुसूची है। तो एक एक करके 12 अनुसूची को हम लोग देखेंगे। पहली अनुसूची यानी प्रथम अनुसूची को हम लोग देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि भारतीय राज्य संघ के क्षेत्रों शक्ति के बारे में उल्लेख है। यानी भारतीय राज्यों संघ क्षेत्रों शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी भारतीय राज्य इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। इतने राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों के शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची, इसमें देखते हैं दोस्तों दूसरे अनुसूची में क्या कहा गया है। इसमें संवैधानिक पद पर रह रहे व्यक्तियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। यानी जितने भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी संवैधानिक भत्ते के संवैधानिक पद पर रह रहे कौन कौन से लोग हो सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो सकते हैं, पीएम प्रधानमंत्री हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इन सभी का वेतन, भत्ता एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें संवैधानिक पद पर रह रहे व्यक्तियों के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी जितने भी संवैधानिक पद पर रह रहे व्यक्ति जो भी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है। चौथा देखते हैं दोस्तों, चौथी अनुसूची में क्या कह रहे हैं। इसमें राज्य तथा यूनियन टेरिटोरीज के राज्यसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यों तथा यूनियन टेरिटोरीज के राज्यसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। यानी कि किस राज्य में कैसी सीटें हैं, कितनी सीटें बांटी गई हैं, इस प्रकार से उल्लेख किया गया। जैसे कि यूपी में सबसे अधिक राज्यसभा में 31 सीटें हैं, इसी तरह हर एक राज्य और यूनियन टेरिटोरीज में राज्यसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची जो है देखते हैं दोस्तों। पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। कैसा प्रशासन होगा, उनका नियंत्रण कैसा होगा, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जिसमें अनुसूचित जनजाति रहते हैं, उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाए, इसका उल्लेख पांचवी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि छठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि दोस्तों पांचवी अनुसूची में किसी भी राज्य के अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो छठी अनुसूची में केवल 4 राज्य यानी इसको मैट से याद कर सकते हैं, MMAT। ये 4 राज्य हैं। M से मेघालय, फिर एक M से मिजोरम,
फिर ए से असम और टी से त्रिपुरा। तो इस तरह दोस्तों इन चारों राज्यों के जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है किसमें, छठी अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। केंद्र एवं राज्य के शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूची बनाई गई है। केंद्र और राज्य में कितनी कितनी सीटों का बंटवारा होगा, इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहला है संघ सूची, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो दोस्तों देखते हैं संघ सूची। इसमें केवल केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है संघ सूची में, जो कि 97 से 99 और 100 के बीच में है। राज्य में देखते हैं, इसमें केवल राज्य सरकार का उल्लेख है, जो कि पहले 66 था, अब 61 हो गया है। समवर्ती सूची में देखते हैं, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हाथ होता है। तो इसमें 47 से 52 सीटें हैं। तो इस तरह दोस्तों सातवीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के व्यक्तियों के बारे में बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके शक्तियों के बारे में, शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। सॉरी दोस्तों, शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची जो कि इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान में कुल कितनी भाषाएं उल्लेखित है, 22 भाषाएं। याद रखेंगे दोस्तों 22 भाषाएं, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो 8 भाषाएं हैं वो कब कब जोड़ी गई। तो दोस्तों देखते हैं, जो कि पहले 14 भाषा थी, तो अब 15वीं भाषा जोड़ा जाएगा। तो 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, 21वीं संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो ये 15वीं भाषा हो गई। और ये जो सिंधी भाषा है कहाँ बोला जाता है, गुजरात में बोला जाता है। तो 15 भाषा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 16, 17 और 18, यानी 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई। तो इसका एक ट्रिक है नमक। न से नेपाली, यानी जो नेपाल में बोली जाती है। म से मणिपुर, जो मणिपुर में बोली जाती है मणिपुरी। और क से कोंकणी, जो कि गोवा में बोली जाती है। तो इस ट्रिक से 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा नमक ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ये जो 3 भाषाएं हैं 71वीं संविधान संशोधन 1992, 93 में जोड़ा गया। 1992 और 93 दोनों हो सकता है, जो ऑप्शन हो। तो 16, 17 और 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वीं संविधान संशोधन 1992, 93 में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, यानी 4 भाषाएं। 4 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया। और इस भाषाओं को याद करने के लिए एक ट्रिक है बडमास, बडमास, बोडोमास। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि बो से BO, BO से बोडो। बोडो कहाँ बोला जाता है, असम में बोला जाता है। DO, DO से डोंगरी, डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। MA, MA से मैथिली, मैथिली बिहार में बोली जाती है। और S से संथाली, संथाली भाषा झारखंड में बोली जाती है। तो इस तरह दोस्तों इससे हम लोग याद कर सकते हैं। और ये 4 भाषाएं 92वीं संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो याद कर सकते हैं दोस्तों 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, जो कि 92वीं संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ, उसमें जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, जिसमें राज्य के संपत्ति अधिग्रहण एवं भूमि सुधार का उल्लेख है।
राज्य में संपत्ति अधिग्रहण एवं भूमि सुधार का उल्लेख है। पहले जमींदारी व्यवस्था थी, तो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, तो उसी को ख़त्म करने के लिए इसका उल्लेख किया गया है। जमींदारी को ख़त्म करने के लिए ज़मीनों को गरीबों में बांट दिए गए हैं और कोई भी इनका विरोध नहीं कर सकता है, और इसको हम दोबारा संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि जो ज़मीनें हैं उनको गरीबों में बांट दिया गया है ताकि वो ज़मीनें उनकी हो जाएं, और इसके बारे में कोई भी ज़मींदार बाद में अपने ज़मीनों को पाने के लिए न्यायालय में न जा सके, उसकी सुनवाई न हो। इसके लिए इस अनुसूची में इसका दोबारा संशोधन नहीं होगा। दोस्तों याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है कि किस अनुसूची में दोबारा संशोधन नहीं करने का प्रावधान है, तो 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो कि है 92वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जो कि दल बदल कानून से जोड़ा गया है। तो 92वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जो कि दल बदल कानून से जोड़ा गया है। इसका मतलब जो भी कोई भी सांसद था, जो अगर वोट उसको मिल जाते थे, तो वह दूसरी पार्टी में चला जाता था जीत कर। इस तरह दूसरी पार्टी जीत जाती थी। इस कारण इस अनुसूची को बनाया गया है दल बदल कानून, ताकि कोई भी पार्टी ना बदले, जीते या फिर हारे। 11वीं अनुसूची देखते हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची यह 73वीं संविधान संशोधन 1993 के तहत बनाया गया, जो कि पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, और इन संस्थाओं में 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो याद कर सकते हैं दोस्तों, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से उल्लेख किया गया है। तो हम लोग 11वीं अनुसूची में पंचायती राज में देखते हैं दोस्तों कि इसमें कैसे कैसे किया गया है। तो पंचायती राज को 3 प्रकार से बनाया गया है। पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जो मेन होता है मुखिया होता है। दूसरा बीडीसी, बीडीसी जो कि उसके प्रमुख जो मेन होता है उसको प्रखंड या प्रमुख कहते हैं। और तीसरा होता है जिला पार्षद। जिला पार्षद को प्रमुख को जिला परिषद कहते हैं, जिसे चेयरमैन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है वह 74वीं संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची 73वीं संविधान संशोधन 1993 में ही हुआ था, और 12वीं अनुसूची 74वीं संविधान संशोधन 1993 में ही जो जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। जिसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया, और इसमें कुल 18 विषय हैं। तो पंचायती राज में 29 विषय और नगर पालिका में 18 विषय हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या होता है नगर पालिका में। इसमें एक नगर पंचायत होता है। तो नगर पंचायत के अध्यक्ष को हेड कहा जाता है, हेड या अध्यक्ष कहा जाता है। और दूसरा देखते हैं नगर परिषद होता है। नगर परिषद के हेड को पार्षद कहा जाता है। और नगर परिषद में जो शहर आते हैं उनकी जनसंख्या 20 से 25 लाख के बीच में 20 से 50 लाख के बीच में होती है। उनकी जनसंख्या 20 से 50 लाख के बीच में होती है। उसे नगर परिषद का दर्जा दिया जाता है उस शहर को। तीसरा इसमें आता है नगर निगम। नगर निगम का अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा जाता है। महापौर या मेयर कहा जाता है। और नगर निगम उस शहर में होता है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा हो। जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा हो उसको नगर निगम मिलता है, वहाँ पे मेयर होता है। तो इस तरह यह संविधान की अनुसूची समाप्त हुई, और बिलीव हमें है कि आपने इसको अच्छे से समझा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और इस चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।